नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम अध्ययन करेंगे भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण यानी एलपीजी। ग्लोबलाइजेशन है। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन उदारीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, क्या है? उदारीकरण है एवं निजीकरण। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है। वैश्वीकरण का मतलब है विश्व बाजारों का एकीकरण है, जिसमें कम से कम लागत में पूंजी उठाई जा सके और जहां सबसे अधिक लाभ हो वहां बेचा जा सके। पूरे विश्व की सीमाएं लगभग समाप्त कर देना। भूमंडलीकरण की परिभाषा सीमा रहित विश्व का निर्माण है। क्या है? सीमा रहित विश्व का निर्माण। भूमंडलीकरण क्या है? सीमा रहित विश्व का निर्माण है, अर्थात ऐसा विश्व है जिसमें सभी राष्ट्रों की सीमाएं ही समाप्त कर दी जाए, एक हो जाए सब। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर को आपस में जुड़ाव करना है या जोड़ना है, अर्थात देशों के बीच की दूरी को समाप्त करना है। यानी दो देशों या जितने भी देश है, जैसे भारत है, भारत का चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, कनाडा, यूएसए, इन सब के साथ लेन देन करना, सीमाएं समाप्त कर देना, क्या है? वैश्वीकरण है। नई आर्थिक नीतियों में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का घटक है। देशों के मध्य यानी इन देशों के मध्य प्रशुल्क एवं अन्य परिमाणात्मक अवरोधों को, जो प्रशुल्क लगाए जाते हैं और परिमाणात्मक अवरोध लगाए जाते हैं, उनको समाप्त करके घरेलू उद्योगों को विदेशी वस्तुओं की कड़ी प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने का प्रयास है। स्वतंत्रता के पश्चात यानी लगभग 4 दशकों की संरक्षणात्मक नीति ने भारतीय उद्योगों को गुणात्मक रूप से कमजोर बनाया है, क्योंकि विश्व की प्रतिस्पर्धा हुई नहीं, वो एक सीमा में हो गए। और संरक्षणात्मक दूसरे देशों द्वारा जो उद्योग आते हैं उनमें संरक्षण की, यहाँ के उद्योग बनाए उद्योग धंधे हैं उनको नष्ट न हो जाए, संरक्षण दिया जाए सरकारों द्वारा, उसे संरक्षणात्मक नीति कहते हैं। तो भारतीय उद्योगों को गुणात्मक रूप से कमजोर बनाया संरक्षणात्मक नीति ने। प्रतिस्पर्धा तो हुई नहीं। इसी कारण नई आर्थिक नीति में यह आवश्यक समझा गया कि विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए भारतीय व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार या अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर वैश्वीकरण कर दिया जाए। तो वैश्वीकरण क्या है? विश्व की आपस में सीमाएं समाप्त कर देना या विश्व की अर्थव्यवस्था का जुड़ाव करना। यह एलपीजी की पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह द्वारा 24 जुलाई 1991 को लाई गई। इस वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत यह वैश्वीकरण नीति का उद्देश्य क्या था? इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड की अन्य इकोनॉमी से जुड़ाव करना था। वैश्वीकरण हेतु भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए? आयात प्रतिबंधों में कमी, आयात प्रतिबंधों में कमी,
जो दूसरे देशों से हम जो आयात करते हैं, जो निर्यात करते हैं या आयात करते हैं, आयात शुल्कों में कमी की गई। दूसरे देशों के जो हमारे देश में आयात इंपोर्ट होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उनमें क्या है, उनके जो प्रतिबंध थे उनमें कमी कर दी गई। आयात शुल्कों में भारी कमी की गई। 1992 में क्या थे, 150% से 110% किए गए शुल्क घटाए गए। 1993 में फिर 95% है और 1995-96 में 50% और 97-98 में लगभग 40% कर दिए गए और 2003-04 में घटकर 25% और अब कम है, बिल्कुल कम है। तो आयात शुल्कों में भारी कमी की गई और इसके बाद आयात शुल्कों में भारी कटौती की गई, जिसमें मशीन टूल्स, चमड़ा उद्योग, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में। और इसके आयात शुल्कों में या आयात प्रतिबंधों में कमी में क्या मात्रात्मक प्रतिबंध भी हटाए गए। 1997 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 162 मदों से प्रतिबंध हटाए गए और 2000 में 714 सन 2000 में 714 आइटम्स पर मदों पर और 2001 में 715 मदों से प्रतिबंध हटाए गए। ठीक है, इस प्रकार आयात शुल्कों में भारी कमी की गई वैश्वीकरण के अंतर्गत है। 2 नंबर पर क्या कार्य किया गया, विनिमय दर समायोजन एवं रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये का अवमूल्यन किया गया। रुपये की परिवर्तनीयता क्या है, 20 अगस्त 94 से 20 अगस्त 1994 से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए भारतीयों को विदेशी मुद्रा खरीदने एवं बेचने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। कब है, 20 अगस्त 1994, 20/8/1994 को रुपये की परिवर्तनीयता वैश्वीकरण के अंतर्गत है, ये सब किया गया। और उसके बाद विदेशी विनिमय को प्रोत्साहन दिया गया। 1991 में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 5% तक की विदेशी निवेश की अनुमति लेना, विदेशियों को भारत में अचल संपत्ति खरीदने व अर्जित करने की छूट देना, ये किसके तहत हुआ, ग्लोबलाइजेशन के तहत है। इसके बाद विदेशी तकनीक के आयात को प्रोत्साहन दिया गया। विदेशी जो तकनीक है उसका इंपोर्ट है उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में। तो ये था भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ाव करना और जुड़ाव करने के साथ ही इसमें क्या क्या कार्य गए, आयात प्रतिबंधों में कमी की गई, विनिमय दर का समायोजन, रुपये की परिवर्तनीयता, विदेशी विनिमय को प्रोत्साहन और विदेशी तकनीक का आयात उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में। ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के तहत किया गया। अब है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का क्या अर्थ है, उदारीकरण का अर्थ है नियमों एवं प्रतिबंधों में ढील देने, यानी ढील दी जाए। जो कठोर नियम थे, जो प्रतिबंध लगाए थे, उनमें थोड़ी ढील दे देना या उनमें उदारता बरतना। उदारीकरण नीति के अंतर्गत सरकार ने 20 अगस्त 1994 को चालू खाते को पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया। इस नीति के कारण आयातों में भारी कमी की संभावना हुई या भारी कमी हुई आयातों, क्योंकि आयात का मूल्य चुकाने के लिए आयातकर्ता को विदेशी मुद्रा खुले बाजार में क्रय करनी पड़ती है, जो सीमित मात्रा में है। इसका कारण हमारे निर्यातों का आयातों से कम होना है। उदारीकरण। अब उदारीकरण नीति के तहत नई औद्योगिक लाइसेंस नीति में क्या किया गया, देश में घरेलू उद्योग धंधों को
अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु बनाने हेतु क्या किए गए, जो कब किए गए 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति, उसमें अंतर्गत क्या किया गया, वर्तमान में लाइसेंस अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या क्या है, कितनी है, 5 वर्तमान में। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग कितने हैं, 3। कौन कौन से, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा, पहला परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेल परिवहन और तीसरा परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट तत्व। ये क्या है, आरक्षित उद्योग है सार्वजनिक क्षेत्र के। और इसके बाद क्या किया गया, एक्साइज ड्यूटी, जो 8, 16 और 24% की दरें थी, उनमें सैनवेट जो 16% था, वर्तमान में कितना किया गया, उस समय 12% है, 2013-14 में तक था। और क्या है, सीमा शुल्क की संरचना में परिवर्तन भी किए गए उदारीकरण के तहत। विदेशी तकनीक का उपयोग किया गया, जो ग्लोबलाइजेशन के तहत जैसे ये उद्योग आने शुरू हुए हैं, उसमें उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में क्या है, विदेशी तकनीक। और उद्योग कितने थे, लगभग 35 उद्योग थे। समस्त थोक यदि दवा विक्रेताओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। उदारीकरण की नीति के तहत ही अवमूल्यन नीति आरबीआई द्वारा जुलाई 1991, और एलपीजी कब शुरू हुई थी, नई आर्थिक नीति 1991 में भी। और इसके तहत आरबीआई द्वारा जुलाई 1991 में डॉलर में 23% व अन्य मुद्राओं में 10 से 11% तक यानी मुद्राओं का अवमूल्यन किया गया, मुद्रा में अवमूल्यन किया गया। क्यों किया गया अवमूल्यन, निर्यात प्रोत्साहन देने हेतु, निर्यात प्रोत्साहन हेतु, भारत से पूंजी पलायन रोकने हेतु, भारत से अन्य देशों में पूंजी न जाए, इस रोकने हेतु अवमूल्यन किया गया। भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए, कर संरचना में सुधार करने के लिए, और कर संरचना में सुधार करने के लिए डॉक्टर राजा चलाइया समिति का भी गठन करे। गठन जो समिति थी उसके कर ढांचे में क्या किया गया, उसको सरलीकृत बनाया गया, कर ढांचे को सरलीकृत बनाया गया। रुपये की परिवर्तनीयता जो 20 अगस्त 1994 को थी, उसमें भी सुधार किया गया। और राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन भी, राजकोषीय ज्यादा राजकोषीय घाटा न बढ़े, इसको भी ध्यान में रखा गया उदारीकरण की नीति के तहत। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किए गए। अधिकांश जो उपक्रम घाटे में चल रहे थे उनके बारे में विशेष ध्यान दिया गया उदारीकरण की नीति में। और आयात निर्यात नीति में भी सुधार किया गया। और आयात निर्यात नीति में निषिद्ध सूचियों में भारी कटौती करके विदेशी व्यापार का सरलीकरण किया गया। आयात का उदारीकरण, जैसे हमने पहले देखा है एलपीजी में कि 1 अप्रैल 2000 को 714 वस्तुओं से प्रतिबंध हटाए गए और 1 अप्रैल 2001 को 715 वस्तुओं से कुल मिलाकर 1429 वस्तुओं से प्रतिबंध हटाए गए थे उदारीकरण के तहत। और नई आर्थिक प्राथमिकताएं क्या थी नई उदारी इस नीति के तहत, कि उत्पादकता में वृद्धि की जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट को कम किया जाए और ऊपरी ढांचे के विकास के लिए उदार ऋण नीति अपनाई जाए। यह क्या था, उदारीकरण के तहत सब कुछ किया गया था इंडियन इकोनॉमी में 1991 में। तो ये जो उदारता बरतने को क्या है, उदारीकरण है। ठीक है, ये उदारीकरण हुआ। और अब है
यानी नियमों, उदारीकरण क्या है? नियमों और प्रतिबंधों में ढील दे देना, ताकि विदेशी लोग यहाँ ज्यादा पूंजी निवेश करें और यहाँ के लोग वहां दूसरे देशों में चले जाएं, उदारता बरती जाए। ठीक है, ये उदारीकरण। अब है निजीकरण, प्राइवेटेशन। ई एल का मतलब है लिबरलाइज, उदारीकरण है। जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन और पी का मतलब है प्राइवेटेशन। निजीकरण उदारीकरण का एक पूरक पहलू है। क्या? निजीकरण उदारीकरण का ये पूरक पहलू है। सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य कुशलता में कमी तथा बाहरी घाटे को ध्यान में रखकर सरकार ने ऐसे उपक्रमों का निजीकरण करने की नीति अपनाई है, उसका प्राइवेटेशन किया जाए सरकार द्वारा। यानी सार्वजनिक उपक्रम जो कार्य कुशलता में कमी है और बाहरी घाटे में चल रहे उनको ध्यान में रखकर जो निजीकरण की नीति अपनाएगी, जिसके अंतर्गत उनका अपनिवेश किया जा रहा है, अपनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अर्थात उनकी पूंजी या स्वामित्व निजी व्यक्तियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटेशन किया जा रहा है, सरकारी का निजीकरण करना। निजीकरण सार्वजनिक उपक्रमों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निजी उद्योगपतियों को बेचना। सार्वजनिक उपक्रमों को किसको बेचना? निजी उद्योगपतियों को बेचना निजीकरण कहलाता है। निजीकरण जिनका किया जा चुका है उसमें देखो बीएसएनएल, आईपीएससीएल, बाल्को एक कंपनी है, उसका निजीकरण किया जा चुका है। और फिलहाल सरकार जैसे रेलवे, इनको क्या है? निजीकरण के जो सरकारी सेक्टर की बोर्ड है या है, उपक्रम है, उनको बेचने का किसको किया जा रहा है? प्लान निजीकरण या निजी क्षेत्र को बेचने का प्लान किया जा रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने भूमंडलीकरण यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जुड़ाव करना, उदारीकरण नियमों प्रतिबंधों में ढील दे देना, और प्राइवेटेशन है निजीकरण। उदारीकरण का जो एक पहलू है, पूरक पहलू है, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य कुशलता में कमी और बाहरी घाटे को ध्यान में रखकर किसको बेचा जाना? प्राइवेट व्यक्तियों को उनको बेचा जाना या उद्योगपतियों को बेचना निजीकरण कहलाता है। आपने अच्छी तरह सुना, एलपीजी के बारे में समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।